Good morning, students. Today we will be deal about the forestation. So simple words meaning what is the forestation? Forestation that means the act of planting or cultivating a forest. So let's start from the definition. Forestation that means the establishment of forest naturally or artificially on an area which was previously for forest or not, so as to cover the area with the tree or फॉरेस्ट फॉरेस्टेशन दैट मीन्स सिंपल मीनिंग में देखा जाए तो कि एक बंच ऑफ ट्री जिसे हम क्या करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट या किसी भी आउटसाइड एरियाज़ में उनको हम प्लांट करते हैं और उसको हम ग्रो करते हैं तो वो क्या कहलाती है फॉरेस्टेशन. द वर्ड फॉरेस्ट जो है वो डिराइव हुआ था फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स फॉरेस्ट से जिसका मीनिंग होती है आउटसाइड, इसलिए फॉरेस्टेशन के नाम से ये जाना गया जिससे ऐसे छोटे छोटे पौधे या प्लांट जिसको हम आउटसाइड एरियाज़ पे प्लांट करते हैं और उनको ग्रो करते हैं जिसे एक फॉरेस्ट कम्युनिटी बन सके उसको हम क्या बोलते हैं फॉरेस्टेशन. Now the forest. What is the forest? Forest is a natural self-sustaining community. It is characterized by the presence of trees which are large, generally single stem plant. फॉरेस्ट अगर हम दूसरे शब्द में बोलें कि फॉरेस्ट क्या होती है तो फॉरेस्ट एक सिंपल मीनिंग में बोलो तो एक नेचुरल खुद में ही बनी हुई एक कम्युनिटी होती है जिसमें कंपोज्ड होते हैं छोटे पौधे से लेके बड़े पेड़ तक पेड़ और साथ ही साथ उसमें छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं जो जनरली सिंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं फॉरेस्ट. फिर है बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट. इसके बहुत सारे बेनिफिट है फॉरेस्ट होने के. तो इसमें पहला बेनिफिट होती है एनर्जी. सो दिस वन इज़ अ टॉप बेनिफिट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. हमको फॉरेस्ट से एनर्जी में जितनी ज़्यादा हम प्लांटेशन करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड होती जाएगी. सोर्स ऑफ फूड क्योंकि ये भी एक सोर्स ऑफ फूड का साधन है जिससे हम फूड जो है हम फॉरेस्ट से लेते हैं सच एज फ्रूट फूड ये इस टाइप के प्रोवाइड शेल्टर से इसे हम शेल्टर बना सकते हैं तो इसलिए हमको फॉरेस्ट जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है. प्रोवाइड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. तो वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हम फॉरेस्ट से ही हमें मिलती है जैसे कि कुछ मेडिसिन्स हो गए आयुर्वेदा मेडिसिन्स हो गए. ठीक है. अनदर शब्द में बोला जाए तो दूसरे जैसे कि वुड हो गया और जो हम यूज़ करते हैं मसाले वगैरह तो ये सारी चीज़ें जो है हमको बेनिफिट जो है वो फॉरेस्ट से मिलती है. कंजर्व द सॉइल. ये क्या करते हैं सॉइल को कंजर्व करके रखते हैं जिससे जो सॉइल का जितना भी एक्सफोलेशन है वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं और वो उसको एक बांध के रखता है. दूसरी होती है मेंटेन द क्लाइमेट. ये मेंटेन करती है हमारे इन्वायरमेंट्स को इन्वायरमेंट टेम्परेचर को ह्यूमिडिटी को. ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट से हमें बेनिफिट मिलती है. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इन सारे चीज़ों के हम बारे में पढ़ेंगे. सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्शन एक्सटेंशन इसमें जैसे कि टिम्बर्स कैचमेंट फ्यूचर इकोनॉमिक और लैंडस्केप. तो टिम्बर्स जैसे कि इसमें फायरवुड वाइल्ड्स वुड हो गया मेडिसिन्स हो गया हैंडीक्राफ्ट्स हो गया ये सारी चीज़ें और ग्रेजिंग्स और फोल्डर्स रिक्रिएशंस जितने भी चीज़ें हैं वो हमको इस फॉरेस्टेशन से मिलती है. दूसरी होती है कैचमेंट प्रोटेक्शंस होते हैं इरोजन कंट्रोल होता है. इससे माइक्रो क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट होती है. कार्बन डाइऑक्साइड का जितने भी सजेशंस हैं वो सारे इन फॉरेस्ट की वजह से होती है. दूसरी होती है इसमें फ्यूचर इकोनॉमिक्स. तो ये भी हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं से हमको मिल रही लाइक इंडस्ट्रियल में हो गया एग्रीकल्चर में हो गया. एग्रीकल्चर से जैसे कि हम फूड मतलब उसमें धान के उत्पादन करते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है. दूसरे फार्मेकोलॉजिकल्स जितने भी फार्मेकोक्यूटिकल्स बेनिफिट होते हैं हमको इससे हम इससे मेडिसिन भी बनाते हैं. और दूसरा होता है लैंडस्केप. तो ये इन चीज़ों को प्रिवेंट भी करती है. अर्थक्वेक हो गया कल्चरल रिलीजियस रिचुअल्स हो गया हेरिटेज हो गया एस्थेटिक्स हो गया. तो इन सब चीज़ों को ये प्रिवेंट करने में भी हेल्प करती है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी. नेक्स्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम साइकिल. फॉरेस्ट इकोसिस्टम साइकिल जो है एक दूसरे पर हम डिपेंड होते हैं. एक
पेड़ होती है, पेड़, पौधे, पेड़, फिर वहाँ रहने वाले एनिमल्स, उस जंगल में रहने वाले एनिमल्स, और उसी जंगल में रहने वाले जितने भी डिकम्पोजर्स हैं जो फंगल और बैक्टीरियाज को भी हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इन सब का सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लांट को। तो प्लांट जो है क्या प्रोड्यूस करता है? प्लांट आपको हीट भी प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन भी आपको प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें किसको मिलती हैं? वहाँ रहने वाले एनिमल्स को मिलती है। अब एनिमल से क्या हो, एनिमल्स भी क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करता है। वो हीट जो है वहाँ रहने वाले जितने भी डिकम्पोजर्स हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वो उन चीज़ों को कंजर्व करते हैं। कंजर्व करने के बाद उसको वो यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद उनसे जो भी हीट्स प्रोड्यूस होता है वो इन्वायरमेंट में लीव करते हैं। जैसे ही वो लीव करते हैं उसको इन्वायरमेंट में, एंटीबायोटिक्स क्लाइमेट जो है वहाँ पर फिर से एक्टिवेट होती है, और एंटीबायोटिक क्लाइमेट जो है एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिनरल्स, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वहाँ से प्रोड्यूस होता है। और जो माइक्रोब्स हैं वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद उनसे बची हुई जितनी भी हीट है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फिर से इन्वायरमेंट में क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही वो इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होता है वो उन किसी वो जितने भी इन्वायरमेंट प्रोड्यूस की गई जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, वो ट्री उसको फिर से कंज्यूम कर लेता है। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम साइकिल जो है वो एक दूसरे पे कंजर्वित है, एक दूसरे पर आधार है। दूसरी, रीज़न फॉर चेंज इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। क्यों ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जो हमारे फॉरेस्ट स्ट्रक्चर्स और उसके कंपोजिशंस को चेंज करने के कारण है? जैसे कि है नेचुरल सक्सेशन हो गया, नेचुरल डिस्टर्बेंस, ह्यूमन डिस्टर्बेंस। तो नेचुरल सक्सेशन में जैसे कि नेचुरल सक्सेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस टू चेंज इन द स्पीसीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। तो अगर इसमें कोई भी स्पीसीज चेंजेस होते हैं तो ये जो चीज़ें क्या कहलाती है? नेचुरल सक्सेशन। इसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है और हमारा जो स्ट्रक्चर है फॉरेस्ट का वो भी चेंज हो जाता है। दूसरी होती है नेचुरल डिस्टर्बेंस लाइक जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, फायर, ये सारी चीज़ें। फिर है ह्यूमन डिस्टर्बेंस एक्ट बाय द ह्यूमन। ऐसे एक्ट या ऐसा प्रोसीडिंग जो ह्यूमन के द्वारा किया गया और जिसकी वजह से फॉरेस्ट को अफेक्ट होता है। सच है जैसे कि एटम्स के जो एग्जामिनेशंस है वो हम फॉरेस्ट वगैरह में या कहीं दूर जगहों पर करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को भी फॉरेस्टेशन जो है वो डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे रीजंस है जो डिफॉरेस्टेशन को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं या फॉरेस्टेशन के स्ट्रक्चर को कंपोजिशन को चेंज करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन इज डिफाइन एज द अनस्क्रपलस एंड डिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस फॉरेस्ट एंड वुड। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, तो डिफॉरेस्टेशन होती है रिमूवल ऑफ ट्री फॉर द नॉन फॉरेस्ट यूज़। अदरवाइज दूसरे लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हो कटिंग और क्लियरिंग द ट्री फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज़। बिना किसी वजह से या फिर फॉरेस्टेशन यूज़ या फिर किसी जैसे कि रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर हम किसी भी वजह से फॉरेस्ट ट्रीज़ को कटिंग कर रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी डिफॉरेस्टेशन में आती है। दूसरा है कॉज क्या हो सकती है डिफॉरेस्टेशन के, तो पहला कॉज है ओवर ग्रेजिंग ऑफ लिव स्टॉक। नेक्स्ट है नेचुरल क्लाइमेट। फिर देन थर्ड वन इज ओवर पॉपुलेशन एंड लास्ट वन इज ह्यूमन एक्टिविटी। तो ओवर ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक दैट मीन्स कि जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने एनिमल्स पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एनिमल्स पर निर्भर करने की वजह से वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पशु एनिमल्स के फूड के लिए वो उस फूड को उगाते हैं। तो इससे क्या होती है, ओवर ग्रेजिंग होती है। ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कॉज होता है, जैसे कि पेड़ को काटना, पत्ते लेके आना, घास की कटाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी डिफॉरेस्टेशन में ही आती है। नेचुरल क्लाइमेट्स, नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड,
फायर, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन क्या होगी, अब हर किसी को शेल्टर चाहिए तो वो क्या करेगा, पेड़ों को काटेगा और उनको प्लेस भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगा ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जामिनेशंस ऑफ द एटम्स, तो दिस वन इज़ द टाइप ऑफ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नेचुरली 4 टाइप्स होते हैं, ओवर ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, नेचुरल क्लाइमेट्स, ओवर पॉपुलेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट अब क्या हो सकते हैं, तो पहला इफेक्ट तो यही होगा कि बर्ड्स और इंसेक्ट जो है या एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं उनके सारे फूड जो है वो वैसे ही ख़त्म होने के कगार पे है। दूसरे है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी और ह्यूमन बीइंग में डिसीज़ जो है वो कॉजेशन होगा। नेक्स्ट जो है ये है कि उसमें जो इकोसिस्टम जो हमने पढ़ा, फॉरेस्टेशन इकोसिस्टम जो है वो टोटली डिस्टर्बेंस हो जाएगी। नेक्स्ट स्कैरिटी ऑफ द फ्यूल वुड, फिर इंक्रीज ड्रॉप्स, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स कॉजिंग द फूड। जैसे कि हम अभी भी जान रहे हैं कि आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, ठीक है, तो आइस अगर ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी जितने भी जो वर्ल्ड है वो पूरी वाटरी फॉर्म में हो जाएगी। तो दिस वन इज़ अ कॉज, इस इतने सारे इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। फ्लूड आने के चांसेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी और इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन, सॉइल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, इरोजन होगा, वो उसको कैप्चर्स नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज्ड पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होगा। इफ़ेक्ट ऑफ डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, हमें फूड प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, जो हम बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ फूड प्रोडक्ट फॉरेस्टेशन से मिलता है, हमें डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से डिक्रीज़ हो जाएगी सारी चीज़ें। डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी सॉइल न्यूट्रिएंट्स है जिसकी वजह से ग्रो अप होते हैं हमारे ट्री प्लांट और हमको फूड प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। एरिडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। एरिडिटी दैट मीन्स द O2 इन द एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। राइज इन द सी लेवल, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ऑफ द जो आइस है वो क्या हो रही है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, तो दिस वन इज़ ऑल्सो कॉज द राइज इन द सी लेवल। ग्लोबल ग्रीन हाउसिंग इफेक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे मैंने बोला कि स्पेसीज जो है चेंजेस होंगे, तो इसकी वजह से भी फॉरेस्टेशन को अफेक्ट पड़ता है। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए यूज़ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स जो है हमें यूज़ करनी चाहिए। मोर एंड मोर प्लांटेशन होनी चाहिए। डोंट कट डाउन द एनी ट्रीज़, स्पेशली जो स्ट्रेट ट्रीज़ हैं उनको। और नेक्स्ट वन इज़ यूज़ द सेम पोर्शन ऑफ लैंड टू प्लांट डिफरेंट क्रॉप्स, यूज़ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज कुकिंग गैस इंस्टेंट ऑफ वुड। इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट को बचा सकें, प्लांट को बचा सके। अवॉइड करना चाहिए जो भी वेस्टेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको। फिर है प्रोहिबिट द डिफॉरेस्टेशन, रोकना चाहिए, अगर कोई भी डिफॉरेस्टेशन कर रहा है या पेड़ों की कटाई कर रही है तो उनको रोकना चाहिए। एनकरेज द रिफॉरेस्टेशन, एनकरेज, लोगों को एनकरेज करना है, पब्लिक्स को अवेयर कराना चाहिए ताकि वो फॉरेस्टेशन या प्लांटेशन कर सके। यूज़ ऑफ पेस्टिकल्स टू रिड्यूस द डैमेज टू फॉरेस्ट, हमें पेस्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट को डैमेज होने से बचा सकें। कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर क्रिएट बाय द ह्यूमन एक्टिविटी ड्यू टू द केयरलेस यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, बिकॉज ऑफ क्यों, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को नुकसान नहीं होगा। रिड्यूस डिमांड थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, दैट मीन्स जितने भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसका डिमांड जो है वो कम हो ताकि हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी कम हो सके। स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल एंड स्टेट फॉरेस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये जितने भी डिपार्टमेंट है जो फॉरेस्टेशन को बचाने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उनकी स्ट्रेंथनिंग या कैपेसिटी ऑफ क्या बोलते हैं उनकी जो
पावर होती है उनको इंक्रीज़ करनी चाहिए ताकि फॉरेस्टेशन को हम इम्प्रूव कर सकें। एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया कैन बी अचीव्ड बाय इम्प्रूव्ड ट्रीज इन फॉरेस्ट विद पीपल पार्टिसिपेशन। सबसे ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करानी है ताकि डिफॉरेस्टेशन को बचाया जा सके। और सेलिब्रेट द इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हर लोग, हर सोसाइटी के पर्सन इससे अवेयर हो कि फॉरेस्टेशन क्या होती है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। प्लान एंड पॉलिसी फॉर द फॉरेस्टेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। तो पहला है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वन महोत्सव, नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी, चिपकू मूवमेंट्स, वन संरक्षण समिति, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम 1999। सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, ताकि हम फॉरेस्ट को बचा सके और उनको कंजर्व कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव उन्होंने ये बनाया इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हुए कि जितने भी सारे जुडिशियस यूज़ हो रहे हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट के, उन सबको क्या किया जाए, थोड़ा रोका जाए ताकि हम वनों को भी बचा सके, क्योंकि कई चीज़ें जो है वो वन के पेड़ों से ही बनती है, तो इसलिए इनको रोका जा सके। फिर नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी इन्होंने 1952 में ये जो है बनाई गई ये पॉलिसी जो है, और इसमें जो है इनका एक चीज़ रिकमेंडेड किया गया कि 30% ऑफ जो लैंड एरिया ऑफ कंट्रीज़ है वो कवर्ड होती है पूरी फॉरेस्ट से, और इन इंडिया फॉरेस्ट फ्रॉम ओनली 23% ऑफ टोटल लैंड इन एरिया। अभी अगर देखा जाए इंडिया में तो सिर्फ 23% ही बची हुई है जो टोटल लैंड ऑफ एरिया फॉरेस्ट एरिया से ढकी हुई है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्टेड अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम सच एज एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड अर्बन फॉरेस्ट्री। तो इसके लिए इन्होंने इस पॉलिसी के अंतर्गत ये बनाया कि जितने भी सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री इनको इम्प्रूव किया जाए ताकि लोग इससे अवेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन कर सकें। फिर है वन महोत्सव, ये 1950 में बनाया गया है। इसको हम एक साल में सेलिब्रेट ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड जुलाई। मतलब एक साल में 2 बार हम इसको वन महोत्सव करते हैं, एक जुलाई में और एक फरवरी में। डील विथ प्लांटेशन ऑफ ट्री। इनका मानना ये है वन महोत्सव से कि जो भी ट्रीज़ हैं, प्लांटेशन है, वो इसी 2 मंथ में ही होने चाहिए। तो जैसे कि वन महोत्सव है तो क्या करते हैं, हर पर्सन जो है एक एक पेड़ जो है वो ट्री प्लांटेशन करता है। स्टार्टेड किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड। फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसका एम ये था इसको बनाने का कि हम क्या कर सके, इंश्योर कर सके इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, और ताकि हम मेंटेन कर सके इकोलॉजी बैलेंस को, जिसमें एटमॉस्फेरिक एबिलिटी भी इंक्रीज़ हो, विच इज़ जो कि हमारे प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए ज़्यादा इनिशियल है। नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी 1988 की ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह है कि कंजर्व कर सके नेचुरल हेरिटेज को, इंक्रीज़ कर सके हम फॉरेस्ट ट्री कवर सब्सटेंशियल्स को, जो भी उनसे हमें मिल रहा है उन सब चीज़ों को इंक्रीज़ कर सके। थ्रू अफॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। मीटिंग द रिक्वायरमेंट फॉर फूड, वूल, फोल्डर एंड स्मॉल टिम्बर टू रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इनका मानना ये था, इनका ऑब्जेक्टिव ये बनाया गया कि हम जितने भी फॉरेस्ट से प्रोडक्टिविटी जो मिल रही है उनको हम इंक्रीज़ कर सकें। अब इंक्रीज़ करने के लिए क्या चाहिए कि फॉल प्लांटेशन हो। एनकरेज करें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ करने के लिए लोगों को एनकरेज करें, जिससे वो पेड़ों को काटे नहीं, उनको और प्लांट करें। क्रिएटिंग अ मैसिव पीपल्स इन्वायरमेंट मूवमेंट और मेंटेनिंग द इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2011, इनका एम ये है कि वो क्या कर सके, बायोडाइवर्सिटी जो हो रही है उसको वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके। दूसरी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव, जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रही है कॉम्बिनेशंस रूप में, प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव, रिक्रिएशनल और एस्थेटिक, इन सारी चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल और साइंटिफिक लेवल पर इसका यूज़ कर सकें।
फिर नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2011, द स्ट्रेटजी इनकी कुछ इस तरह से बनाई गई, इनकी प्लान ऑफ एक्शन, प्रोविजन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन फॉरेस्ट एरिया। तो इनके संबंध में क्या हुआ, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा बनाई गई, ताकि लोगों का जो मेंटालिटी है एक फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के लिए वो चेंज होकर फॉरेस्टेशन में कन्वर्ट हो। कंस्ट्रक्ट द एम्यूनिटी फैसिलिटी टू इनहेंस द रिक्रिएशनल एक्सपीरियंसेस, इनएक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन फॉर पार्क्स एंड अदर प्रोटेक्टेड एरिया। ये बनाया गया ताकि हम पार्क, जैसे कि अभी बहुत सारे पार्क्स बनाए गए हैं, अनदर प्रोटेक्टिव एरियाज बनाए गए हैं, तो वहाँ पर जितने भी ज़्यादा हो सके उतना वहाँ पर क्या हो, फॉरेस्टेशन को इम्प्रूव कर सके। कंजर्वेशन ऑफ यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्लोरा फॉर्म्स, लैंडस्केप, आर्कियोलॉजी एंड अदर इंस्टिक्ट फीचर्स। तो ये सारी चीज़ों को हम 2011 के मुताबिक इस पॉलिसी को लॉन्च कर सके, जिसमें जो भी लैंडस्केप हो रहे हैं, आर्कियोलॉजीज है, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए और उनसे रिलेटेड जो प्लान ऑफ एक्शन है जिससे हम फॉरेस्टेशन को बचा सकते हैं वो फीचर्स यहाँ पर तैयार किए जा सके। प्रमोट पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट ऑफ पार्क्स विथ लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंटरेस्टेड ग्रुप। प्रमोट पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट ऑफ पार्क्स, जो हर एक कम्युनिटीज़ एरियाज़ के जितने भी पार्क्स है जो उनको हैंडल करता है, जो उस पर्टिकुलर पार्क्स को हैंडल करता है, उनसे उनके पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उनको और भी प्रोत्साहन करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन और पार्क बनाने में हेल्पफुल हो सके। एक चिपको मूवमेंट 1973 एक बनाई गई, जिसमें स्टार्टेड किया गया हिली एरिया से उत्तर प्रदेश पर सबसे पहले स्टार्ट किया गया, और ये इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम क्या कर सके, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट कर सके एंड फॉरेस्टेशन को इम्प्रूव कर सके, फॉरेस्टेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके। वो एक वन संरक्षण समिति है, तो वन संरक्षण समिति क्या करती है, लोकल इंडिजिनस पीपल्स होते हैं जिसमें कि रेजिडेंशियल और पेरिफेररी जो भी फॉरेस्ट होते हैं वो उनको वहाँ पर जाकर वो क्या करते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करते। जैसे कि हम अभी क्या करते हैं, हर एक रोड साइड पे अदरवाइज़ कहीं पर भी पार्क बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट जो है प्लांटेशन करते हैं और उसके बाद उसको संरक्षण करने के लिए एक जालीनुमा संरचना वहाँ पे बनाते हैं। तो जिससे हम क्या करते हैं, वन की संरक्षण समिति एक टाइप की ये भी इस टाइप का भी वर्क कर रही है। दूसरा वर्क क्या कर रही है कि जहाँ जहाँ पर फॉरेस्टेशन कम है वहाँ पर वो प्लांटेशन ज़्यादा कर रही है। नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम 1999 प्लान ऑफ नेक्स्ट 20 ईयर के लिए इन्होंने बनाया था, आगे 20 साल के लिए, और आगे इन्होंने प्लान किया जिनका पर्पस ये था कि वो क्या कर सके, टू फाइंड आउट द इश्यूज एंड प्रोग्राम टू अचीव सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट बाय कोऑर्डिनेटेड इफर्ट। तो ये क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके कोई भी इश्यूज, अगर कोई रिलेटेड टू प्रोग्राम, जो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज हो रही है तो उस इश्यूज़ को क्या किया जा सके, हैंडल आउट करे और फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग इफर्ट भी कर सके। नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम प्रोटेक्ट 1999, तो इन्होंने बहुत 5 एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं अपन को, जैसे कि प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इम्प्रूव फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, रिड्यूस करना टोटल डिमांड, जो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही है जो एक, तो उन चीज़ों को क्या करना, थोड़ा रिड्यूस करना ताकि हम पेड़ों की ज़्यादा कटाई ना कर सके। स्ट्रेंथनिंग द पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग बनाना और स्ट्रेंथनिंग और नए नए पॉलिसी बनाना जिससे हम फॉरेस्ट को बचा सके और फॉरेस्ट्री हमारी इम्प्रूव हो सके। एक्सपैंड द फॉरेस्ट एरिया, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना फॉरेस्ट्री एरिया को, सिर्फ एक ही जगह पे सीमित नहीं रखना। ये हमारा नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम 1999 का जो एलिमेंट्स है या इनके जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ये दिए गए हैं। तो ये जो हुई आज की क्लास है वो पूरी फॉरेस्ट्री पे थी। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप में से दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।